स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। हम विश्व भूगोल के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और हम इन्हें टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कृषि, जलवायु एवं खनिज संसाधन, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, तो उन्हें हम पूरा कवर करेंगे और प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या भी देखने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी सरकारी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। चीन जो है ये सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है। तो हम कुछ देख लें, जैसे कि अगर बात करें तो सोना जो है चीन सोना उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चांदी उत्पादन में मैक्सिको का है, तांबा में चिली का, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया का है, यूरेनियम में कजाकिस्तान का, कोयला में चीन का और खनिज तेल में अमेरिका का, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया का। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे बॉम्बोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान ले। तो जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश पर तूफान तेजी से उग्र होता है तो उसे बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। तो इस कंडीशन में जो इसका नाम होता है उसे एल नीनो के नाम से जाना जाता है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय विषुवतीय क्षेत्र में समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। इसके कारण समुद्री तापमान में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो सकती है। इसके कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि तापमान अधिक होने से दाब निम्न होता है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उसकी तुलना में उच्च दाब पाया जाता है। मौसमी हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती जो होता है वो पहाड़ी ढलानों पे की जाती है। इसके बारे में जानें तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर खेती करने की पीढ़ियों से चली आ रही एक सामान्य विधि है। और अगर बात करें तो इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर या छोटा कर एवं ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा एवं मृदा नमी का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 33% ढाल तक के क्षेत्रों को सीढ़ीदार खेतों में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से गलत परिभाषा कौन सी है? प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है, तो इसमें बताना है हमें कि कौन सी परिभाषा गलत दी गई है। तो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कंटूर परिरेखा समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र की जिनकी ऊंचाई समान है, ये सही है। आइसोथर्म या एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र, ये भी सही है। आइस हाइट्रस या एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र, इनको आइस हाइट्रस के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। आइसोबाथ वे स्थान जहां का वायुमंडलीय दाब एक समान हो, ये गलत है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मानचित्र या भूपृष्ठ पर पानी की समान गहराई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ या गहराई समोच्च रेखा कहते हैं। तो अतः विकल्प जो डी है वो क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय, एंडीज और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च भूमि जलवायु का अनुभव यहाँ पे किया जाता है। इनके बारे में जानें तो हाईलैंड क्षेत्र की जलवायु में उच्च सूर्यापत, निम्न तापांतर, निम्न वायु दाब, तापमान की बड़ी दैनिक रेंज और अधिक मात्रा में वर्षा सामान्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई और सूर्यातप, तापमान और वर्षा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की जलवायु आल्प्स, हिमालय, तिब्बती पठार और एंडीज में पाई जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न को कहा जाता है। तो इन्हें मौसम संबंधी सूखा कहा जाता है।
इसके बारे में जानें तो मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जब अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि होती है जो समय और स्थान के साथ समान वितरण के साथ होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब क्षेत्र में प्राप्त मौसमी वर्षा इसके दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है तो इस दशा को मौसमी सूखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल नीनो हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानें तो एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं इसके विषय में विस्तार से। तो बात करें कोपेन जलवायु का वर्गीकरण, इसके बारे में जानें तो तापमान, वर्षा के वितरण और वनस्पतियों के आधार पर कोपेन ने 1918 ईस्वी में विश्व को 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। तो इसमें पहला क्या है? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बारे में अगर जानें तो यहाँ प्रत्येक महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है तथा वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। दूसरा जो था वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु का मतलब क्या है? इन क्षेत्रों में वर्षा कम और वाष्पीकरण की मात्रा अधिक पाई जाती है एवं उच्च तापमान पाया जाता है। तीसरा जो वर्गीकरण था वो था शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा सबसे अधिक उष्ण महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगला वर्गीकरण क्या था? तो मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय अथवा शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसके बारे में अगर जानें तो वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। बात करें ध्रुवीय जलवायु की तो सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे कम होता है। उच्च पर्वतीय जलवायु जो होता है यहाँ पे विश्व के अधिक ऊंचे पर्वतों का यहाँ पाए जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई के कारण शीत जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनसे संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? तो बात करें तो इसका सही उत्तर है टैगा। टैगा जो है समशीतोष्ण पतझड़ वन नहीं होता है, तो ये जो ऑप्शन है यही गलत है। बाकी अगर स्टेपी की बात करें तो समशीतोष्ण से संबंधित है। सवाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान है। सेलवास जो है विषुवती वर्षावन है। इनके बारे में अगर थोड़ा और जानें तो उपयुक्त प्रश्नगत बायोम में टैगा एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है, न कि समशीतोष्ण बायोम। अतः जो हमारा विकल्प ए है इसको छोड़कर सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेलोफाइटा। जो कि मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं उन्हें हेलोफाइटा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइटा या लवणोद्भिद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार के मरोद्भिद पौधे हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल अथवा मिट्टी में लवणों जैसे NaCl, MgCl2 तथा MgSO4 की अधिक सांद्रता होती है। इस प्रकार की भूमि कार्यकी की दृष्टि से शुष्क होती है। अगर क्या नोट हमें याद रखना है कि हमारे देश में मुंबई, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के समुद्र तटीय वनों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक हरिकेन एक डैश है। तो हरिकेन क्या है? तो बात करें हरिकेन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है। इसके बारे में जानें तो कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली कहते हैं। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है। इन चक्रवातों का व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भारत में इसे चक्रवात, गर्त या अवदाब कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। और ये लाइन एकदम याद रखिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है।
अगला अब हमें जो मिसलेनियस के कुछ प्रश्न हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिसके बाद हमारा विश्व भूगोल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम भारत का भूगोल है उसके प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम बात करें तो प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। इसका सही उत्तर है कोरियोलिस बल। इसके बारे में जानें तो कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा अपनी दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो बात करें तो समवर्षा रेखा धूप, ये जो युग्म है ये गलत है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती है समवर्षा रेखा कहलाती है। आइसोहेलाइन क्या होते हैं? समुद्र में समान लवणता के बिंदुओं को इंगित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई एक रेखा है जिसे आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर। खड़गपुर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो अगर बात करें तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका उत्तर खड़गपुर था, लेकिन वर्तमान में इसका उत्तर गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यातायात का सस्ता साधन क्या है। तो अगर बात करें यातायात का सस्ता साधन जल मार्ग है। इसके बारे में जानें तो यातायात का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है जो समुद्रों, नदियों तथा झीलों में विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया पंजाब पश्चिम बंगाल में जहाँ पर जो पड़ता है तक जाती है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि विभाजन और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए बनाए नक्शे को क्या कहते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकर मानचित्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बारे में जानें तो भूकर मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए भूकर मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है। तो भारत में जो प्रवाल भित्ति है वो रामेश्वरम में पाई जाती है। इसके बारे में जानें तो प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। प्रवाल कठोर संरचना वाले सेलेंट्रेटा संकेत जीव हैं। इन प्रवालों के भीतर जूजेंथिली नामक रंगीन शैवाल पाया जाता है। ये प्रायः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, रामेश्वरम जो कि मन्नार की खाड़ी में पड़ता है आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे भी गए हैं और हमारे आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम कल से देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो इससे पहले भी जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक पूरी ये सीरीज है जिसको आप जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।